नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज देश के 51वें यानी कि 51वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में, उनसे जुड़े चीज़ों के बारे में जानेंगे और किस प्रकार से उनके कई फैसले जो थे देश को चौंकाने वाले थे, जिसके बाद उन चर्चा में बने रहे। जस्टिस संजीव खन्ना को स्पष्ट फैसले लिखने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई बड़े और चर्चित मामलों में ऐतिहासिक फैसले भी सुनाए हैं। जस्टिस खन्ना अब तक RTI, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी, वीवीपैट, इलेक्टोरल बॉन्ड और अनुच्छेद 370 समेत अन्य बड़े मामलों के फैसलों से जुड़े रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी, यानी कि सोमवार की अगर हम बात करेंगे तो आपका 11 नवंबर हो जाएगा। उन्होंने DY चंद्रचूड़ की जगह ली है। हमारे DY चंद्रचूड़ जो हैं वो रिटायर हुए हैं और उन्हीं की जगह ये हुए, यानी कि 50वें मुख्य न्यायाधीश जो थे DY चंद्रचूड़ थे। 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं। चंद्रचूड़ का 2 साल का कार्यकाल रविवार को यानी कि 10 नवंबर को समाप्त हो चुका था और वे 65 साल की उम्र में रिटायर हो गए। उन्होंने 8 नवंबर 2022 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्यभार संभाला था। जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 6 महीने तक रहने वाला, यानी कि 13 मई 2025 तक रहेगा। नए CJI की बेंच के पास कई बड़े मामले इस समय पेंडिंग में हैं। इनमें बिहार में जातीय जनगणना की वैधता, प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा BBC की डॉक्यूमेंट्री जो थी जिसको बैन करने की बात की जा रही थी, ये बड़े केस हैं और CJI के सामने इन केसों के निस्तारण की चुनौती भी होने वाली है। वहीं जस्टिस संजीव खन्ना को स्पष्ट फैसले लिखने के लिए याद किया जाता है, जाना जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो बड़े चर्चित मामलों में ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं, उनमें हमने बताया कि RTI, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी, वीवीपैट, इलेक्टोरल बॉन्ड और अनुच्छेद 370 समेत अनेक बड़े मामलों में फैसले देने में उसमें साथ में रहे हैं। जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश निवर्तमान CJI चंद्रचूड़ ने की थी, यानी कि इन्होंने प्रमोट किया था इनके नाम को। जस्टिस खन्ना को जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था, यानी कि बहुत ही कम समय में कहा जाए तो इन्हें मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी मिली है। जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल में उनके समक्ष कुछ लंबित बड़े मामले होंगे। इन केसों में निर्णय करने में उनकी क्षमता पर लोगों की निगाह रहेगी। मसलन समलैंगिक विवाह, जिसे हम LGBTQ के नाम से जानते हैं, यानी कि LGBTQ कम्युनिटी, इस पर हमने कई लेक्चर्स ऑलरेडी पिछले 1 सालों में ले लिया है। यानी कि समलैंगिक विवाह के अधिकार को खारिज करने वाले आदेश की समीक्षा, वैवाहिक बलात्कार मामला, दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की वैधता, नागरिकता यानी कि जो संशोधन कानून है, अधिनियम जैसे कई केस शामिल हैं। इसके अलावा सालों तक जेल में बंद राजनीतिक बंदियों को जस्टिस खन्ना के कार्यकाल के दौरान समय में से राहत मिलती है या नहीं, इस पर भी देश की नज़र बनी हुई है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अधिनियम 2023 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ये केस जस्टिस खन्ना की बेंच के पास है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें CJI को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटाने को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता जया ठाकुर की ओर से कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त यानी कि नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि, यानी कि जो चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 में स्पष्ट उल्लंघन करने की बातें की गई हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ, या तय करेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 अनूप बरनवाल में संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है या नहीं है। यानी कि अभी यही चीज़ें संजीव खन्ना के हाथों में है। यह अधिनियम ECI में सदस्यों को, यानी कि इलेक्शन कमेटी ऑफ इंडिया जो कह सकते हैं आप, में सदस्यों को नामित करने के लिए एक कमेटी गठित करता है। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशों को टकराव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। 24 जनवरी 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश और 25 जनवरी 2024 को डबल बेंच के फैसले के बीच का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस केस की सुनवाई करने वाली बेंच में जस्टिस खन्ना भी हैं। दरअसल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल बेंच ने 24 जनवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस से जुड़े मामले से संबंधित दस्तावेज CBI को सौंपने को कहा था। इस पर बंगाल सरकार ने जस्टिस सौमेन सेन और उदय कुमार की बेंच का रुख किया, जिसने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी। जस्टिस गंगोपाध्याय ने अपने आदेश में डबल बेंच का नेतृत्व कर रहे जस्टिस सोमेन सेन पर कदाचार का आरोप लगाया था और एक राजनीतिक दल के लिए काम करने का आरोप लगाया था।
नबम रेबिया मामले में सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इसमें नबम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर मामले में 5 जजों की पीठ ने फैसला दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार कर रहा है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि क्या स्पीकर विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही की निगरानी कर सकते हैं जब सदन में उनके स्वयं के निष्कासन का प्रस्ताव लंबित हो। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में नबम रेबिया मामले में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि विधानसभा स्पीकर सदन में अपने विरुद्ध रिमूवल का पूर्व नोटिस लंबित रहते हुए विधायकों की अयोग्यता याचिका पर फैसला नहीं कर सकता। नबम रेबिया फैसला एकनाथ शिंदे यानी कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिवसेना के विद्रोही विधायकों के लिए रक्षा कवच साबित हुआ था। अनुच्छेद 194 के तहत इम्यूनिटी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला भी जस्टिस खन्ना की बेंच के पास है। इस केस में एन रवि बनाम विधानसभा अध्यक्ष चेन्नई पक्षकार है। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि क्या अनुच्छेद 194 के तहत विधि निर्माताओं को प्राप्त प्रतिरक्षा अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर हावी है या नहीं। राज्यों को वार्षिक कारोबार के आधार पर टैक्स लगाने का अधिकार मामला भी जस्टिस खन्ना की बेंच के पास है। इस केस में अर्जुन फ्लोर मिल्स बनाम ओडिशा राज्य पक्षकार है। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि राज्य सरकारों को वार्षिक कारोबार के आधार पर बिक्री कर वसूलने की संवैधानिक अनुमति है या नहीं है। बिहार जाति जनगणना की वैधता के मामले में भी सुनवाई की जा रही है। इस केस में यूथ फॉर इक्वलिटी बनाम बिहार राज्य पक्षकार है। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि बिहार सरकार को जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का अधिकार है या नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन मामले में भी जस्टिस खन्ना की बेंच सुनवाई कर रही है और इस केस में एन राम बनाम भारत संघ पक्षकार हैं। मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के मामले में दुर्गा दत्त बनाम भारत संघ पक्षकार है। याचिका में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग की गई है। पदोन्नति में आरक्षण मामले में जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता पक्षकार है। कोर्ट ने 2006 के नागराज फैसले का मूल्यांकन करके इस बात पर विचार किया कि क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को पदोन्नति तक बढ़ाया जाना चाहिए। अब वह अपने 2018 के फैसले पर स्पष्टीकरण देगा। स्पष्टीकरण यह निर्धारण करेगा कि डेटा के माध्यम से पर्याप्त प्रतिनिधित्व को कैसे मापा जा सकता है। न्यायाधिकरण और वित्त अधिनियम मामले में रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड पक्षकार हैं। सुप्रीम कोर्ट यह तय कर रहा है कि क्या वित्त अधिनियम 2017 का भाग XIV जो यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि 24 जो न्यायाधिकरणों से संबंधित है लोकसभा द्वारा असंवैधानिक रूप से अधिनियमित किया गया है। 24 नहीं 14, ठीक है। जो भाग 14 है XIV जो रोमन संख्या है, इसमें X का मतलब 10 होता है, IV का मतलब 4 होता है, तो XIV का मतलब हो जाएगा आपका 14। तो ध्यान में रखिएगा 2017 का भाग 14 जो न्यायाधिकरणों से संबंधित है लोकसभा द्वारा असंवैधानिक रूप से अधिनियमित किया गया था। अल्पसंख्यक दर्जा का राज्यवार अनुदान मामले में अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ पक्षकार है। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004 की धारा 2F और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं है। यह मामला तय करेगा कि अल्पसंख्यक दर्जा राष्ट्रीय जनसंख्या के अनुसार दिया जाना चाहिए या राज्यवार आधार पर दिया जाना चाहिए। वहीं 3 तलाक का अपराधीकरण मामले में समस्त केरल जेम याथुल उलमा बनाम भारत संघ पक्षकार हैं। सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम महिला यानी कि विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की संवैधानिकता मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जस्टिस खन्ना के सामने न सिर्फ वर्कलोड कम करने की चुनौती रहेगी बल्कि अपनी बेंच के पास पेंडिंग मामलों को निपटाने की जिम्मेदारी भी है। हालांकि CJI इन मामलों के लिए नई बेंच का गठन कर सकते हैं और संविधान पीठ से जुड़े मामलों में खुद सुनवाई कर सकते हैं। जस्टिस खन्ना हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में ऐतिहासिक फैसला देने वाली संविधान पीठ का भी हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने AMU को अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार माना है। कोर्ट ने इस मामले में 1967 का अपना ही फैसला बदल दिया जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जे का दावा नहीं कर सकती। अन्य समुदायों को भी इस संस्थान में बराबरी का अधिकार है। संवैधानिक बेंच में जस्टिस खन्ना समेत 7 जज शामिल थे। इनमें जस्टिस खन्ना समेत 4 ने पक्ष में और 3 ने विपक्ष में
फैसला सुनाया। मामले में 3 जजों की रेगुलर बेंच को भेज दिया गया। इस बेंच को यह जांच करनी है कि क्या अल्पसंख्यकों ने एएमयू की स्थापना की थी या नहीं की थी। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने अपने कार्यकाल में कई राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों की बेंच का नेतृत्व किया है, जिसमें विशेषकर शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री थे, और संजय सिंह की जमानत याचिकाओं से संबंधित मामले भी शामिल है। जस्टिस खन्ना की बेंच ने ही अपनी तरह के अनूठे फैसले में मई में केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी और ये भारत का पहला मामला था। जस्टिस खन्ना की बेंच ने मामले को बड़ी बेंच को भेजा और जुलाई में फिर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई। जस्टिस खन्ना ने संविधान पीठ के सदस्य के रूप में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जुड़ी याचिका और चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने समेत कई अन्य फैसलों का हिस्सा रहे। जस्टिस खन्ना की बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स से संबंधित मुद्दों पर भी सुनवाइयां की हैं। इसके अलावा जस्टिस खन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बीबीसी वाली बात थी, जिसका नाम था डॉक्यूमेंट्री जो थी इंडिया द मोदी क्वेश्चन, पर भी सुनवाई की थी और केंद्र सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जनवरी तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी। 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित 2 एपिसोड की यह डॉक्यूमेंट्री जनवरी 2023 में प्रसारित होने वाली थी। केंद्र ने इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में रिलीज होने से प्रतिबंधित कर दिया था। साथ ही डॉक्यूमेंट्री के लिंक शेयर करने वाले कई यूट्यूब वीडियोज और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश भी जारी किए थे। जस्टिस खन्ना उस समय भी चर्चा में आए थे जब उन्होंने मुंबई के निजी संस्थान डीके मराठे कॉलेज के कैंपस में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर रोक लगा दी थी। जस्टिस खन्ना ने एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज चलाने वाले चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी को नोटिस जारी किया था और 18 नवंबर तक जवाब मांगा था। बेंच ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया था कि यदि कॉलेज का इरादा छात्राओं की धार्मिक आस्था को उजागर न करने का था तो उसने तिलक और बिंदी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। कोर्ट का कहना था कि शैक्षणिक संस्थान स्टूडेंट पर अपनी पसंद नहीं थोप सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना के क्रियान्वयन, जिसे हम OROP कहते हैं, कि में देरी पर केंद्र सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया था और उसे सेना के कल्याण कोष में जमा करने का निर्देश दिया था। इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए 14 नवंबर तक का आखिरी मौका भी दिया था। जस्टिस खन्ना की बेंच ने कहा था कि अगर केंद्र 14 नवंबर तक कोई निर्णय लेने में विफल रहता है तो हम 10% बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करने का निर्देश देंगे। मामले को 25 नवंबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं OROP योजना मोदी सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत रिटायर्ड सैनिकों के लिए पेंशन की दर सशस्त्र बलों के वर्तमान रिटायर सैनिकों के बराबर तय की गई थी, लेकिन केंद्र के रिटायर नियमित कैप्टनों को देय पेंशन के संबंध में निर्णय नहीं लेने पर नाराजगी जताई थी। जस्टिस खन्ना ने सीधे सरकार से पूछा था कि यह क्या है, यदि सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वे सेवानिवृत्त कैप्टन हैं, उनमें उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती। आप लोगों तक उनकी पहुंच नहीं है। या तो आप 10% ज़्यादा भुगतान करना शुरू करें या लागत का भुगतान करें। चुनाव आपको करना है। जस्टिस खन्ना ने सेम सेक्स मैरिज केस से जुड़ी रिव्यू याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। जुलाई 2024 में समलैंगिक विवाह के मामले में रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के लिए 4 जजों की बेंच गठित की गई थी। सुनवाई से पहले जस्टिस खन्ना ने कहा था कि उन्हें इस मामले से छूट दी जाए। 14 मई 1960 को जन्मे जस्टिस खन्ना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की। दिल्ली हाई कोर्ट के जज नियुक्त होने से पहले वे तीसरी पीढ़ी के वकील थे। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि NALSA में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया है। थोड़ी सी चीजें आपको बता दें कि कैसे तय होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल। भारत में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत का चीफ जस्टिस सभी सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच से चुना जाता है। हालांकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से न्यायपालिका की स्वायत्तता पर निर्भर होती है और इसमें सरकार का सीधे कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। बता दें, भारतीय संविधान के तहत चीफ जस्टिस का कार्यकाल आमतौर पर 65 वर्ष की आयु तक होता है। यानी जब तक चीफ जस्टिस की आयु 65 वर्ष से कम होती है तब तक वह अपने पद पर बने रह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रक्रिया ज्ञापन के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को बैठाना चाहिए और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को 65 साल की उम्र में रिटायर होना है, इसलिए मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि ज्वाइनिंग के समय उनकी उम्र क्या थी।
जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म हमने बताया कि 14 मई 1960 को हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। यहीं से उनकी पूरी कानूनी सफ़र की शुरुआत होती है। जस्टिस संजीव खन्ना पहले दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। इसके बाद उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में प्रमोट किया गया था। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो पेंडिंग केस हैं उनके बारे में भी चीज़ें हमने आपको बताया, जिससे कि आपको ये जानने में सुलभता हो कि किस प्रकार से उन्हें कार्य करना है और किस प्रकार से वो भारत की न्याय प्रणाली में अपना योगदान दे सकते हैं। इनकी नियुक्ति की थोड़ी सी हम बात कर लें तो इन्होंने अपना पदभार ग्रहण जो था 11 नवंबर 2024 को किया। किसके द्वारा नियुक्त किए गए? तो भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। इनसे पहले धनंजय वाई चंद्रचूड़ जो थे वो देश के मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि 50वें, और इनका कार्यकाल जो है 18 जनवरी 2019 से 10 नवंबर 2024 के बीच में रहा था। किसका? DY चंद्रचूड़ का। इनको मनोनीत रंजन गोगोई ने किया था और इनको शपथ रामनाथ कोविंद जो उस समय के राष्ट्रपति थे उन्होंने करवाया था। जस्टिस संजीव खन्ना ने 1977 में मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। वर्ष 1980 में सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली से स्नातक करने के बाद उन्होंने न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के कैंपस लॉ सेंटर में कानून की पढ़ाई की। उनके पिता न्यायमूर्ति देवराज खन्ना वर्ष 1985 में दिल्ली उच्च न्यायालय से न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, यानी कि इनका फैमिली बिजनेस एक तरह से कह सकते हैं। उनकी माँ सरोज खन्ना दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में हिंदी व्याख्याता के रूप में कार्यरत थे। खन्ना के चाचा हंसराज खन्ना थे जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। हंसराज जिन्होंने 1973 में मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया और 1976 में ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में एकमात्र असहमतिपूर्ण फैसला सुनाया, जिसे लोकप्रिय रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले के रूप में जाना जाता है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर MH बेग द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल में उनका स्थान लिया गया, जिसका विरोध करते हुए उन्होंने 1977 की शुरुआत में अदालत से ही इस्तीफा दे दिया था। संजीव खन्ना जी जो हैं वे शादीशुदा हैं और इनके 2 बच्चे हैं, ऐसा आपको मीडिया स्रोतों में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और अपने दोस्तों में भी ये कहानी शेयर कर सकते हैं, ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं जिससे उनके नॉलेज में वृद्धि हो। अपने घर के बच्चों को भी ऐसी चीज़ें थोड़ा आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, क्या चीज़ें आपको उनको सुनानी है। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को सुनानी चाहिए तो बच्चों को भी अभी से ही करंट अफेयर्स पढ़ाना शुरू करिए, क्योंकि भविष्य में जो भी चीज़ें जो भी एग्जाम वो देंगे करंट अफेयर ही होगा और करंट अफेयर जब अभी से पढ़ेंगे तभी उन्हें करंट अफेयर पढ़ने का तरीका मालूम होगा। जय नमस्कार, भारत माता की जय।